हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। लुसेंट प्राचीन भारत का एक चैप्टर संगम युग को हम लोग एक सरल भाषा में समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लुसेंट जो प्राचीन भारत का कुछ चैप्टर ऐसा है जो बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पाता है। उन चैप्टर में एक संगम युग भी एक चैप्टर है, तो इसे बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझकर याद करेंगे। ठीक है, संगम युग की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा कि जो भी ऐतिहासिक युग रहा, ठीक है, तो उत्तर भारत में तो बहुत सारे राजाओं का हमें मिलता है साहित्य, लेकिन दक्षिण भारत में क्रमबद्ध इतिहास मतलब कौन राजा के बाद फिर अगला राजा आए, उसके बाद अगला राजा आए, तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। अब संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। ठीक है, तो संगम का मतलब एक परिषद होता था जहाँ बहुत सारे तमिल कवि और विद्वान लोग जमा होते थे। प्रत्येक कवि जो होते थे अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद भी किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। मतलब अगर कोई कवि को अपनी रचना का प्रकाशन करना है तो प्रकाशन से पहले उन्हें अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करना होता था। अगर वो स्वीकृति दे देते थे तब उनकी रचना का प्रकाशन हो पाता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। चूँकि संगम का मतलब परिषद होता है जहाँ सभी कवि जमा होते थे और उसमें जो भी साहित्य को पेश किया जाता था, ठीक है, तो उसमें जो भी संकलित साहित्य को जो संकलन होता था उसे ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया। यानी संगम साहित्य का जो संग्रह जो है वो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी मीन्स 600 वर्षों तक इसका पृष्ठभूमि देखने को मिलता है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पत्थु पत्तु, इत्थु थोके तथा पादिनेन किल कंकु। ठीक है, तिरुवल्लुर कृत कुरल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और पढ़ने से संबंधित है। तो एक तमिल साहित्य है जिसका नाम कुरल है। इसकी रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम को दूसरा संगम और अंतिम संगम को तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। ठीक है, तो 3 संगम हुआ था। बात करते हैं तीनों के बारे में। कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था और उसमें महत्वपूर्ण क्या ग्रंथ थे तीनों में। तो प्रथम संगम की बात करते हैं। तो इसका कार्यकाल 4440 वर्ष पूर्व का समय काल है और प्रथम संगम जो है कहाँ हुआ था, ये मदुरा में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अगस्त के द्वारा की गई थी और इसमें अकिटम, परीप, दाल, मदुनैरे, मुदुकुरुकु तथा कलारी, अवैरे कोई भी इनके उपलब्ध साक्ष्य नहीं है। ठीक है,
मतलब जो प्रथम संगम मदुरा में हुआ था ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में, तो उसमें जो भी ग्रंथ जो था वर्तमान में कोई भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था अलेवाई, और ये समुद्र में विलीन हो गया। ये भी ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्काप्पियर ग्रंथ है। ठीक है। तीसरा संगम मदुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी, और नेदु थौके, कुरुन थौके, नत्रिनई, एनकुरु, भुरु, परिपादल कुथु, वरी, पेरिशे तथा क्षत्रिशे आदि। तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले 3 संगम हुआ था। पहला मदुरा हुआ था, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरा। ठीक है। तो मदुरा कपाटपुरम मदुरा में हुआ था, और पहला के अध्यक्ष अगस्त थे, दूसरे के भी अगस्त थे, तीसरे के नक्कुरर थे। और इसमें सिर्फ आप एक ग्रंथ याद रखिए, तोल्काप्पियम। ये महत्वपूर्ण है। तोल्काप्पियम की रचना किसने किया था? तो तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया था। कवियों तथा विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नैनार और त्रिनाबुक रसू अप्पार ने किया था। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत: अशोक के अभिलेख में चोल, पांड्य, चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया। कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में तमिल राज्यों का उल्लेख किया है, और 8वीं सदी ईस्वी में इरैनार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, जिसे पायलो का गीत कहा जाता है, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 30 सर्ग है, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टम के कोलन, उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है। तो शिल्पाधिकारम में कोलन और उसकी पत्नी कन्नगी तथा नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सिद्ध सतलार ने मणिमेखले की रचना की। ठीक है। इसमें 30 सर्गों के लिए अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इससे राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले, कोलन और नर्तकी माधवी की पुत्री, ठीक है, मणिमेखले की प्रेम कहानी है। तो मणिमेखले में किसकी कहानी है? तो इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणिमेखले की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डीढ़नाड 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय श्री जैन भिक्षु तिरुक्कुर देवर को दिया जाता है। तो जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुक्कुर देवर है। तिरुक्कुर देवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में एक जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद यह बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुलर सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की ई रामावतारम है। ठीक है। तो ई रामावतारम किसकी है? तो कंबन की है। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। एक है अक्कम और एक है पुरम। जो भी संगम साहित्य का जो भी काव्य है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है अक्कम, एक है पुरम। अक्कम जो है ये काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम
काव्य का विषय युद्ध है। तो अक्कम में जो है प्रेम की बात की गई है, वहीं पूरब का जो भी काव्य है उसमें विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राजा चोल, चेल और पांडे का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांडे राज स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का यह पेन्नार दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था और इसका सबसे प्रतापी राजा करिकल था। तो संगम युग में जो भी सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा हुए उसमें चोल सबसे शक्तिशाली थे और चोलों का जो राज था ये पेन्नार तथा दक्षिण वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकल था। करिकल ब्राह्मण मत अनुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तिन प्रलय में करिकल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कवियों में वेनिन युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें करिकल ने पांडे तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। तो जो संगम साहित्य है उसमें एक वेनिन युद्ध का उल्लेख किया गया है और इसमें बताया गया है कि करिकल ने पांडे तथा चेर के सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरीपट्टनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरायूर और कावेरीपट्टनम में स्थापना की। ठीक है। इसने कावेरी नदियों के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई कराने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुन पादे में करिकल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। तो जो करिकल था वो संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ था। ये किसमें बताया गया है? पेरुनानुन पादे में। संगम युग का दूसरा राज चेरों का था। हमने अभी जो पढ़ा वो चोल राज के बारे में पढ़ा और संगम युग का जो दूसरा राज था वो चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज के कुछ प्रमुख राजा जैसे उदयनजीरल, नेदुजीरल, आनंद और सेनगुट्टन था। सेनगुट्टन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को साम्राज्य में प्रतिष्ठित किया। तो सेनगुट्टन के बारे में यहाँ पे 2 प्रश्न पूछ सकता है कि इसने अधिराज की उपाधि धारण की और इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेदुजेलियन सबसे शक्तिशाली राजा था। पांड्य का पहला उल्लेख मेगस्थी ने किया। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। नल्लीवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। तो संगम काल में जो राजा का जन्मदिन होता था उस दिन को पेरुनल कहा जाता था। और संगम युग में मंत्रियों को अमाइचियान या फिर अमाइचर कहा जाता था। राजधानी एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। जो राजा का न्यायालय होता था उसे मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था तथा झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापतियों को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को टूसी तथा पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में बिल्लार घनी कृषक भी भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ
तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध विराम में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार मूर्तियों को नड्डुकल तथा विरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरोतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिर में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था और संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग दिए गए हैं, जैसे कि पुलयन। ठीक है, तो पुलयन कौन थे? तो दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चरपाई और चटाई बनाने का काम करता था। तो पुलयन कौन थे? ये रस्सी से चटाई और चरपाई बनाते थे। इनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था और इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस का भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में विल्लार वर्ग था। ठीक है, और इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। तो विल्लार क्या करते थे? वो कृषि करते थे और विल्लार का प्रमुख को वेलियर कहा जाता था। खेतों के काम करने वाले मजदूरों को कैडेसियर कहा जाता था। यहाँ पे दो शब्द है, एक विल्लार है और कैडेसियर है। तो विल्लार तो कृषि जो करते थे उसे कहा जाता था और खेतों में काम करने वाले मजदूर जो होते थे उन्हें कैडेसियर कहा जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वैनिगर कहा जाता था। ठीक है, जो व्यापार करते थे उन्हें वैनिगर कहा जाता था। और संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्री में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्र, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीने कहा गया है। एक पक्षीय परिणय को कैकीने व अनुचित परिणय को पेरुंदिने कहा गया है। संगम काल में चावल प्रमुख खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मछेलियर तथा ओवैयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुच पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इसे वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी सुव्यवस्थित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज में कोकई, शालियूर एवं चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदर बंदरगाह किसके समय था? तो चेर के समय था और कोकई और शालियूर बंदरगाह पांड्य के समय था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। बंदर बंदरगाह कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों वंश दिया है, चोल, चेर, पांड्य। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कौन था? अरिकमेडु था। इस बंदरगाह के
इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में यहाँ से खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है और यहाँ मनके का निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडो को पेडो कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र को एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था और कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है और स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का अर्थ यही होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा को माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता था कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया और इसे अनकु कहा गया। तो इस चैप्टर को दोस्तों हमने बहुत सरल भाषा में पढ़ने का, समझकर याद करने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।